मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज हेल्पलाइन। और मार्केट का मूड माहौल जिस तरीके का है, हेल्प सबको जरूरी है इस समय, फिर चाहे वो इन्वेस्टर्स हो ट्रेडर्स हो, ये समझने के लिए कि आखिरकार बाजार की यहाँ से डायरेक्शन क्या रह सकती है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है, खरीदारी का मौका है या फिर लेने हैं प्रॉफिट्स, इस सब पर हम फोकस करेंगे। लेकिन पहले क्विकली मार्केट का चेक ले लेते हैं। और इस समय कल की तेज गिरावट के बाद आज भी मार्केट काफी वॉलेटाइल है और इस समय निफ्टी 111 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है 21,500 के नीचे। हालांकि दिन के लोअर लेवल्स टच करने के बाद थोड़ी रिकवरी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है। सिमिलरली निफ्टी बैंक देखेंगे तो यहाँ भी 300 अंकों के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आधा % नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 26 अंक नीचे है आज के कारोबार में। तो वॉलेटिलिटी तो मार्केट्स में परसिस्ट करती हुई कल की तेज गिरावट के बाद, लेकिन बाजार में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है उसे देखकर निवेशकों के मन में डर बैठ गया है। दरअसल पिछले कई महीनों से निवेशकों ने बाजार में अच्छा पैसा कमाया है। निवेशक अब दुविधा में है कि करेक्शन, ये जो करेक्शन देखने को मिली है मार्केट्स में, ये खरीदारी का मौका है या अभी इंतजार करना बेहतर है। किन सेक्टर्स के स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, कहां पर पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए, क्या ये समय है पोर्टफोलियो को एक बार रीलुक करके रीवैम्प करने का, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे सीएनबीसी आवाज के इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल मौजूद हैं। अनुज जी नमस्कार। इनफैक्ट जो सबसे बड़ी एप्रीहेंशन इस समय इन्वेस्टर्स के मन में है वो ये कि अब यहाँ से आगे क्या होगा, कहाँ जाएगा बाजार, पहले तो बताइए कैसा लग रहा है यहाँ से मार्केट? बिल्कुल दीपाली, गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट कहाँ जाएगा ये तो खैर कोई भी नहीं कह पाएगा, लेकिन हमारा काम है कि मार्केट के क्यूज़ को समझना और उसमें अपने डिसीजंस लेना। उसमें जो चीज़ मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ, इस समय आपका फोकस होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन। देखिए प्रॉफिट बनता है स्टॉक मार्केट में, सबको अच्छा लगता है। प्रॉफिट में आखिरी का 5% छूट जाए वो चलेगा, लेकिन आपका कैपिटल का 10% उड़ जाए वो हर्ट करता है। तो कैपिटल ना उड़ने दें, अपना कैपिटल का प्रिजर्वेशन करें। ये मार्केट नवंबर दिसंबर जैसा नहीं है। नवंबर दिसंबर में एक अप्रोच ये थी, बाय करें, डिप्स पर बाय करें, फ्लैट मार्केट में बाय करें, मोमेंटम में बाय करें, अपटिक में बाय करें, BTST करें, सब कुछ करें, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली आपको पैसा बना के देगा। ये वो वाली मार्केट नहीं है। ये वो वाली मार्केट है जिसमें आपको संभल कर चलना है। अगर आप इस तरीके की ट्रेड्स नहीं ले सकते हैं तो साइडलाइन पर रहें, अपना पैसा बचा के रखें। इस बाज़ार में कॉन्ट्रा ट्रेंड में बहुत पैसा बनेगा। फॉर एग्जांपल आज बड़ा पैसा बना लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग वाले उस मूव में, हालांकि वो भी फिजल आउट हो रहा है और आज दिख रहा है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई जरूर लोअर लेवल से, लेकिन हायर लेवल पर हम फिर स्लिप कर गए, हम ज़्यादा मतलब टिक नहीं पाए। तो मार्केट में थोड़ा सा इस समय अपने वॉल्यूम्स कम रखें और मार्केट के ट्रेंड को देखकर ही ट्रेड लें। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, आज के लोगों को ना आप बॉटम मत समझिए। आज हमारी बात हुई थी कि 21,250 से 21,290 से 21,375 पर एक सपोर्ट मिलेगा। 21,285 आज का लो है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस अब 21,285 पे बॉटम बन गया। हो भी सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मार्केट एक बार दोबारा इसको टेस्ट करेगा और इवन इसको ब्रेक भी करेगा। और एक चीज़, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सा अब संभल कर चले। मैंने आज सुबह एक चीज़ कही थी कि इस समय मार्केट में ये पूछने के बजाय रोज़ सुबह कि क्या लेना है, ये पूछिए कि क्या बेचना है। और जब ये थोड़ी सी अप्रोच आ जाएगी तब मार्केट एक बॉटम फॉर्मेशन करेगा। बस यहाँ पर एक चीज़ है, अब बजट आ रहा है तो ऑब्वियसली उससे पहले हो सकता है कि एक प्री बजट रैली एक आ जाए, लेकिन टेक्सचर मार्केट का जरूर बिगड़ा। ये नवंबर दिसंबर में जो एक वन वे टेक्सचर था वो क्लियरली ज़रूर बदला है यहाँ पर दीपाली। तो अनुज, जैसे आपने कहा कि कैपिटल प्रोटेक्शन पर इन्वेस्टर्स को फोकस करना है, तो एग्जैक्टली अब रणनीति यहाँ से इन्वेस्टर्स की क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट्स लेने चाहिए या फिर डिप्स पर कहाँ खरीदारी कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए? एग्जैक्टली क्या करें यहाँ से इन्वेस्टर्स? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहली चीज़, अपनी SIP ना तोड़ें। ये मतलब वर्स्ट मार्केट होगी SIP तोड़ने की। SIP अपनी कंटिन्यू करें, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए आपका। और इनफैक्ट हर डिप पर अपनी SIP बढ़ा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टर्स, और बाय इन्वेस्टर्स आई मीन रियल इन्वेस्टर्स था, जिनका 5-6 साल का लॉजिक होता है। आजकल 1.5 महीने का व्यू रखने वाले भी अपने आप को इन्वेस्टर कहने लगे हैं, तो वो नहीं, जिनका वाकई में 5 से 6 साल का व्यू है, उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उनको अपनी SIP नहीं चेंज करनी है। प्लस हर गिरावट में आपको ETFs लेने हैं। निफ्टी की ETF ले लें, बैंक निफ्टी ETF ले लें, निफ्टी IT ETF ले लें, जो सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है उसका ETF ले लें, या म्यूचुअल फंड ले लें, जो आपको करना है वो कर लें। और एक चीज़,
अच्छी क्वालिटी के शेयरों को मत बेचिए, अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को आप मत बेचिए इन लेवल्स पर, लेकिन मोमेंटम अप्रोच मत रखिए। ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपने 3 महीने में कोई स्टॉक 30 रुपये का 90 रुपये हो गया मान लीजिए, वैसे स्टॉक्स में अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन आपने कोई स्टॉक लिया था मान लीजिए 3 साल पहले, जिसमें आपने 5x 6x पैसा बनाया है, वो 10% गिरा है, उनको मत बेचिए, क्योंकि उनमें आप वापस फिर री एंट्री नहीं कर पाएंगे, वो बहुत टफ हो जाएगी। तो ये हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स होते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण सिर्फ मतलब नाम ले रहा हूँ सिर्फ उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स, या फॉर एग्जाम्पल पिडिलाइट, या इवन फॉर दैट मैटर ICICI बैंक, या इवन फॉर दैट मैटर HDFC बैंक। अगर आपके पास ये 10 साल से शेयर्स हैं और पोर्टफोलियो में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 साल की आपको पेन भी झेलनी पड़ी तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप बात कर रहे हैं, अगेन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक मज़गांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड या एमटार टेक या फिर RBNL या IRFC, अगर इस तरीके के शेयरों में आपने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है और बहुत जल्दी पैसा बनाया है, तो उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बुक कर लें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब करेक्शन आती है तो बहुत फास्ट आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये अप्रोच रखेंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट ठीक रहेगा आपके लिए। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनानी है। SIPs बिल्कुल बंद नहीं करनी है, डिप्स में ETF पे पैसे डाल सकते हैं, और अगेन जैसे अनुज ने यहाँ पर समझाया भी कि जो आपके कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है, तो वहाँ पर इन्वेस्टेड रहिए। और आई एम श्योर अब बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ आगे कनेक्ट भी होंगे जो कि राय लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो पर, अपनी स्ट्रैटेजीज को रीलुक करना चाहते हैं। अनुज से बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन मानस जायसवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पहले कॉलर भी कनेक्टेड है हमारे साथ, भरत पालीवाल सूरत से, उनसे बातचीत करते हैं। भरत नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जी नमस्कार। जैसे देखा हमने 2023 में मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत रिटर्न बना है, तो इस 2024 के लिए हमको ये जानना है लार्ज कैप में रहना है कि मिड और स्मॉल में रहना है, इसमें मतलब ज्यादा बेनिफिट कहाँ पे रहेगा और सेफ्टी कहाँ रहेगी? ओके इनफैक्ट अनुज, ये सवाल तो मैं आप ही से लेना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप क्या थीम रह सकती है 2024 के लिए, और क्या करना चाहिए उन इन्वेस्टर्स को जिनका मिड कैप्स में ऑलरेडी अच्छा पैसा बना है? देखिए दिवाली, एक चीज़ मैं कहूँगा, कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन मिड और लार्ज कैप का रह नहीं जाता। अब HDFC बैंक से बड़ा स्टॉक कौन सा है? कोई भी नहीं है, लेकिन उसने भी पैसा गंवा के दिया ना लोगों को। तो लेकिन इन जनरल मेरा व्यू ये है कि यहाँ से मार्केट में लार्ज कैप में वैल्यूएशन कंफर्ट है, मिड कैप में लिक्विडिटी कंफर्ट है। अब नियर टर्म में हमेशा लिक्विडिटी जीतती है, नियर टर्म में। मीडियम टर्म में सेंटिमेंट और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशंस हमेशा। तो अगर आप एकदम नियर टर्म की बात कर रहे हैं तो अभी भी मिड कैप्स में थोड़ा कंफर्ट है, क्योंकि पैसा बहुत है यहाँ पर, रिटेल का, HNI का पैसा पूरा का पूरा मिड कैप्स को चेस कर रहा है। क्यों मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो FI सेलिंग का प्रॉब्लम नहीं है। आज भी देखिए मिड कैप इंडेक्स लोअर लेवल से क्या शानदार तरीके से घूम गया, ठीक है ना। और इस महीने भी अगर आप देखें तो मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली ग्रीन में है। तो ये एक यहाँ पे एक डायकॉटमी है कि लार्ज कैप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि FI सेल कर रहे हैं, और मिड कैप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिटेल बाय कर रहा है। लेकिन मिड कैप में इस समय वैल्यूएशन में 42% का प्रीमियम है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन एवरेजेस। लार्ज कैप में डिस्काउंट है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपका होराइज़न है कि एक पूरे साल का होराइज़न है या 1.5 साल का होराइज़न है, तो डेफिनेटली लार्ज कैप में कंफर्ट ज़्यादा है कंपेयर टू मिड कैप्स। लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो मिड कैप्स आपको ठीक ठाक कमा के दे रहे हैं, रोज़ आइए रोज़ कमाइए, वो वाली मार्केट है। लेकिन मेरा कंफर्ट थोड़ा इस समय लार्ज कैप में ज़्यादा है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर FI सेल करेंगे जैसा उन्होंने कल बेचा तो लार्ज कैप भी गिरेंगे फिर। ओके चलिए, तो ये आपके होराइजन आपका क्या है, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर आप है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको लार्ज कैप्स पर फोकस करना है या फिर मिड कैप्स पर। अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं। अपर्णा कुलकर्णी नांदेड़ से हमारे साथ है। अपर्णा, गुड आफ्टरनून, बताइए सवाल। हाँ नमस्ते मैडम। मैंने अभी तक कभी शेयर्स खरीदे नहीं हैं, और पहली बारी मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो कैसे खरीदने हैं और कम से कम बजट तक कैसे खरीदने, और वो कब बेच सकते? ओके तो अपर्णा जी, आप बिगनर हैं और कब बेच सकते हैं ये तो आपको तय करना है कि आप क्या होराइजन लेकर इस मार्केट में आ रही हैं।
साल 2 साल रख सकती हैं या फिर कुछ महीने का कोई ट्रेड लेना चाहती हैं, इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी है फिलहाल आपकी? जी मैम, सॉरी, आप क्या होराइजन लेके चल रही हैं? आप पहली बार एंट्री ले रही हैं मार्केट में, तो कुछ आपने सोचा है कि कितने समय के लिए रखना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल सकती हैं या फिर नहीं? स्टार्टिंग में तो शॉर्ट टर्म में ही करना चाहती हूँ और बाद में लॉन्ग टर्म के लिए। ओके ओके, चलिए तो मानस बताइए, हालांकि बिगनर्स के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट फिलहाल हो गया है जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हम स्पेशली पिछले 2 दिनों में हमने देखी है, बट टू बिगिन विद क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहती हैं और पहला ट्रेड होगा इनफैक्ट इनका ये। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, इनको स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रिवर्स कर लेना चाहिए। इन्होंने बोला कि पहले शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म में जाना चाहती हैं। इसको चेंज करके पहले लॉन्ग टर्म में करना चाहिए और फिर आप जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाए, आपको मार्केट समझ में आने लगे, तभी शॉर्ट टर्म में जाएं। क्योंकि सबसे रिस्की अगर हम बात करें तो आज जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, शॉर्ट टर्म के जो हम लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, वो ज्यादा रिस्की रहता है। बिल्कुल प्योर रिटेल के लिए तो मैं अभी भी इनको बोलूंगा कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली शेयर से अच्छा ये है कि आप धीमे धीमे एसआईपी में निवेश करना शुरू करें। पहले मार्केट को समझे, मार्केट के मूवमेंट को समझे, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में निवेश करें और जो निवेश होगा वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा, मिड कैप में नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा समय दे मार्केट को, थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा टेक्निकल सीख ले, थोड़ा फंडामेंटल सीख ले, उसके बाद ही ट्रेडिंग में एंटर करें। बिल्कुल एकदम दीपाली, मानस ने ना एकदम लाख टके की बात कही। इनफैक्ट अपर्णा जी, मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा। देखिए, मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी बच्चे को अगर साइकिल सिखानी होती है तो पहले हम साइड में स्टेबलाइज़र लगा के फिर सिखाते हैं। उसके बाद जब वो साइकिल आ जाती है तब स्टेबलाइजर्स निकालते हैं। पहले बिना स्टेबलाइजर के सिखा के उसके बाद स्टेबलाइजर लगाने का मतलब नहीं है। तो इसके लिए पहले लॉन्ग टर्म, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हैं ना, सबसे पहले मार्केट में एज इन्वेस्टर आइए। ट्रेडर बनना बहुत टफ है और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना सबसे ज़्यादा टफ है। वो 10% की सक्सेस रेशो में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो पहले वहाँ उतरिए जहाँ पर सक्सेस रेट ज़्यादा है, वो एक एज इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पहले वहाँ आइए, वहाँ सक्सीड हुए, उसके बाद शॉर्ट टर्म का भी सोचिए, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। तो फिर मानस, लॉन्ग टर्म के लिए ही सही कोई नेम जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे इनको? तो देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये निवेश करना चाहती हैं तो 5 स्टॉक मेरी नजर में है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, जिसने अभी मार्केट में ट्रेड नहीं किया है उनके लिए। तो सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो वहां आप निवेश कर सकते हैं। आईटी स्टॉक में इन्फोसिस पे बिल्कुल ध्यान रखिए। मेरा समझना है कि ये भी आने वाले 1 साल में, थोड़ी देर पहले अनुज जी ने जो चीज बोली ना, वो मेरा भी समझना यही है कि शायद ये जो साल होगा ये शायद हैवी वेट्स का होगा। वहां पर आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स और सेफ रिटर्न्स मिलेंगे। तो इन आईटी में इन्फोसिस, ऑटो में टाटा मोटर्स, जो पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं उसमें एलआईसी या ओएनजीसी, ये 2 स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। और एक और स्टॉक बैंकिंग में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मेरा समझना सेफ काउंटर इस टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1 साल के लिए होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपर्णा, आपको काफ़ी सारे नेम्स बताए गए हैं, आप किसी भी एक स्टॉक को चुन सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का विजन लेकर ज़रूर चलें। डॉक्टर के चंद्रा अलीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रा, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? नमस्कार जी, आप सब लोगों को और खास तौर से अनुज जी को, जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। सुबह 8 बजे आप जो राय देते हैं उससे लाखों निवेशकों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और मैं समझता हूँ कि इतनी सटीक राय आपकी हम सभी लोगों के लिए एक टॉनिक की तरह है। और कितने निवेशक बच चुके हैं अपने कैपिटल को बचा सके। थैंक यू सर। सबसे पहले धन्यवाद आपका बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या 24 के लिए फार्मा सेक्टर सबसे बढ़िया सेक्टर रहेगा, और खास तौर से ल्यूपिन, सन फार्मा, अरबिंदो और डॉक्टर रेड्डीज? कृपया इस पे ध्यान, अपनी राय दें अनुज जी। डॉक्टर साहब, ये कहीं आपका थोड़ा इसलिए तो बायस नहीं है क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं इसलिए थोड़ा? हाँ, डॉक्टर हूँ और जो मेरी समझ है, जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ, इस समय फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा अपस्विंग में, खास तौर से हॉस्पिटल सेक्टर भी, हॉस्पिटल भी
हाँ, खासतौर से मेदांता और ये आपके मैक्स अपोलो, हॉस्पिटल, बिल्कुल। अपोलो, इनके शेयर में भी काफी बढ़त है। मैं एज ए होल फार्मा और हेल्थ सेक्टर के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ 24 के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपकी और आपके पूरे प्रोफेशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मतलब इस देश को डॉक्टर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से फार्मा एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर पैसा बनेगा। इस पिछले साल भी बना है और इस साल भी बनेगा। और मेरे ख्याल से जो 3-4 नाम लिए उनमें मैं सबसे ज़्यादा बुलिश लुपिन पर रहा हूँ पिछले 6 महीने से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एक क्लियर कट टर्न अराउंड है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। उसके अलावा सिप्ला में मुझे एक काफ़ी ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। एक अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो औरोबिंदो फार्मा, हालांकि वो काफ़ी चल चुका है, और डॉक्टर रेड्डीज़, ये कुछ एवरग्रीन स्टॉक्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फार्मा में इस साल पैसा बनेगा। बाकी इंडिविजुअली कहाँ बनेगा ये मानस से पूछ लेते हैं। मानस, इंडिविजुअली फार्मा नेम्स 3-4 डॉक्टर साहब ने खुद सजेस्ट करें, इनमें से कोई आपको पसंद आ रहा है या आपकी कोई खुद की पसंद? बिल्कुल, देखिए अगर हम टाइम फ्रेम 12 से 15 मंथ का है तो सबसे पहले तो सन फार्मा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2015 के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच किया है। आई थिंक यहाँ पर आपको 1750 से लेकर 1800 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं सन फार्मा में। दूसरा स्टॉक जो कि पहले तो काफी गिरावट वहां पर देखने को मिली, लेकिन अब लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, और वो बायोकॉन का स्टॉक है। आई थिंक यहाँ से भी अच्छा खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 375 से 400 रुपए तक के भाव बायोकॉन में देखने को मिलेंगे। और इन्होंने हॉस्पिटल क्षेत्र के स्टॉक की बात की तो उसमें तो अभी भी मेरी बिल्कुल पसंद निवेश के नजरिए से अपोलो हॉस्पिटल्स पे है। यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे 2021 के हाईज को ब्रीच करके स्टॉक ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, और जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके टारगेट 7000 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर भी 12 से 15 मंथ के लिए निवेश किया जा सकता है। ओके, तो 1 से 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से बायोकॉन, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ नेम आपको मानस ने सजेस्ट किए हैं और अनुज ने भी आपको एज अ सेक्टर राय दी है। डॉक्टर चंद्रा, चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। अनुज और मानस दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज हेल्पलाइन। अनुज और मानस हमारे साथ बने हुए हैं, कॉलर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और क्विकली अब बात करते हैं सुषमा गुप्ता से, गुरुग्राम से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुषमा, गुड आफ्टरनून, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, अनुज जी से मेरा सवाल है। सुषमा जी बताइए। मैंने गोदरेज लिया 22 के स्टार्टिंग में, वो लगभग 1600-1700 के एवरेज में लिया था। थोड़ी इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, धीरे धीरे वो गिरता गया, तो मेरे बेटे ने सजेस्ट किया कि इसको एवरेज कर लो मम्मी, अच्छा है शेयर। तो एवरेज करते करते वो गिरता ही गया, और मैंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट करी जिसमें मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किया। मैं उतनी अकेले नहीं कर पाती, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि मम्मी मैं दे देता हूँ, आप करो, ये अच्छा शेयर है। तो मैंने डाल दिए धीरे धीरे करके। अब लास्ट में 1300 का एवरेज आया मेरे पास, और शेयर हो गए थोड़े ज्यादा, 5000 के करीब। अब ये कल से गिर रहा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे मैं आपका सुबह ही 8 बजे देखती रहती हूँ डेली, तो बड़े कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि आप जो दे रहे हैं सलाह बहुत अच्छी दे रहे हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं इसके लिए, कल से गिर गया तो और डर लग गया। देखिए सुषमा जी, पहली बात तो आपने अब आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर हैं एक्चुअली, गिरने के बाद भी। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिया ना आपने? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 5000 शेयर लिए आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज के 1300 पर, और अब इस समय करीब करीब 2300 का इसका भाव चल रहा है। बिल्कुल अच्छा शेयर लिया आपने। और मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि ठीक है, आपने वैसे एवरेजिंग की, मैं नॉर्मली एवरेजिंग के अगेंस्ट होता हूँ, बट क्योंकि अच्छी क्वालिटी का शेयर और अच्छी पेडिग्री, अच्छी मैनेजमेंट का शेयर है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा शेयर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। इसमें 2 अप्रोच है सुषमा जी। आप एक काम कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट का भी मूड माहौल थोड़ा सा ख़राब है, तो आप इसमें आपकी 2 अप्रोच होंगी। या तो आप अपने हाफ शेयर्स को इन लेवल पर बेचकर बाकी हाफ को कैरी कर लें, या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट होता है। अभी जो पिछले
हफ्ते का या पिछले 10 दिन के करीब का एक लो रहा है करीब उस पर एक अगर आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो एक कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और पैनिक में आपको नहीं बेचना चाहिए, ये मेरा व्यू है। मैं एक बार मानस से भी व्यू ले लेता हूँ। मानस, आप क्या व्यू देंगे यहाँ पर? अनुज जी, मेरा भी बहुत पॉजिटिव है स्टॉक के लिए और मेरा समझना ये है कि आने वाला एक साल जो रियल्टी स्पेस के स्टॉक्स हैं, स्पेशली गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा और डीएलएफ, ये 3 स्टॉक और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निवेशक है तो स्टॉप लॉस लगाना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कोई डिप अगर आएगा तो वो शायद स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और स्टॉक के लिए अगर टेक्निकल बेसिस पे देखें तो एक बहुत ही अहम जो सपोर्ट हमेशा प्ले हुआ है वो 100 मूविंग एवरेज है, लेकिन वो काफी नीचे 1850 के आसपास है। तो बेहतर रहेगा कि इस पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2650 के आसपास के आते हैं कम से कम। तो अगर 2600 के लेवल्स ब्रेक होंगे, 2650 के लेवल्स ब्रेक होंगे, तो एक नई रैली शुरू होगी, उसमें शायद आपको 3500-3600 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो सुषमा जी, होल्ड कीजिए, आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म का आपका व्यू रहा है, तो आप बनी रहिए बिना डर के। और लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने भी और अनुज ने भी आपको राय दी है। लेकिन शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू मानस आने के लिए शो में। अनुज, आपका भी शुक्रिया आज शो में आने के लिए और व्यूअर्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक उस पर आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।